जिया और राधा एक ही मोहल्ले में रहती थी। बचपन से ही उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। राधा, जल्दी से उठ। मैंने तुझे बताया था ना कि आज मुझे मेरे चचेरे भाई की सगाई में जाना है। जल्दी से उठकर मुझे तैयार कर। अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है। उठ रही हूँ मेरी माँ, उठ रही हूँ। कैसी दोस्त है, चैन से सोने भी नहीं देती। तुझे जितना सोना है बाद में सो जाइयो, पर पहले मुझे तैयार कर दे। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझसे ये खजूरी चोटी बन ही नहीं रही। इधर आ, अभी बना देती हूँ। तुझसे भी एक काम ठीक से नहीं होता। कल को जब मैं शादी करके चली जाऊंगी तब तुझे कौन तैयार करेगा? जब तू शादी करेगी तो मैं भी तेरे पीछे पीछे उसी घर में आ जाऊंगी। बस तू शादी ऐसे घर में करना जहाँ तेरा कोई छोटा देवर हो। बस बस, देखती हूँ कब तक साथ रहती है मेरे। ऐसे तो सब बोलते हैं, मैं तो जब मानूंगी जब सच में ऐसा करेगी तू। अरे अब तुम दोनों बातें ही करती रहोगी क्या? जिया को सगाई में जाना है, उसे जल्दी से तैयार क्यों नहीं कर देती तू? उसको बातों में लगा कर रखेगी और फिर उसे देर हो जाएगी। देखो ना आंटी, मैं कब से इसे कह रही हूँ मुझे तैयार कर दे, लेकिन ये महारानी है कि बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं ले रही। अरे मेरी माँ, उठ रही हूँ। दोनों की दोनों सुबह सुबह मेरे पीछे पड़ गई हैं। अब राधा जिया को तैयार करती है और उसका हल्का मेकअप करके उसका हेयर स्टाइल बनाती है और थोड़ी भावुक हो जाती है। पता नहीं मुझे मेरे ससुराल में तेरी जैसी कोई सहेली मिलेगी या नहीं। मेरा बस चले तो मैं कभी शादी ना करूं, हमेशा तेरे साथ ही रहूं। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों कभी भी अलग हों। अगर तुम मेरे साथ नहीं होगी तो मैं किससे अपने सारे सुख दुख बांटूंगी? मेरे जैसी सहेली तो तुझे कहीं नहीं मिलेगी, इसीलिए तो कह रही हूँ कि तेरे ससुराल में तेरे पीछे पीछे आ जाऊंगी। अरे तू ये मजाक छोड़ और बता, तू बुधवार तक वापस आ जाएगी ना? बुधवार को मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर। मैं तो पिताजी के साथ मंगलवार ही वापस आ जाऊंगी। शायद माँ वहां थोड़े दिन रुकेगी। चल फिर ठीक है। हो गया तेरा मेकअप और बन गया तेरा हेयर स्टाइल। कितना सुंदर तैयार किया है मैंने तुझे। आज तो तू पूरी पार्टी में छा जाएगी। थैंक यू सो मच माई बेस्ट फ्रेंड। अच्छा अब मैं चलती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। चल बाद में मिलते हैं, बाय। अब जिया वहां से चली जाती है और बुधवार के दिन राधा को लड़के वाले देखने आते हैं। आपकी बेटी देखने में तो बहुत सुंदर है और पढ़ी लिखी भी है। देखिए, हमारा अपना बहुत बड़ा बिजनेस है और घर के काम करने के लिए नौकर चाकर भी हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी बेटी शादी के बाद हमारे बिजनेस को संभाले। तुम हमारे साथ मिलकर बिजनेस को अच्छे से संभाल पाओगी ना बेटा? जी जी बिल्कुल। मैंने एमबीए किया है, इसीलिए मुझे बिजनेस की अच्छी नॉलेज है। तब तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहती हैं तो बेझिझक पूछ सकती हैं, और अगर बच्चे चाहें तो एक बार आपस में बात भी कर सकते हैं। नहीं माँ, मुझे मेरे सभी सवालों का जवाब पहले ही मिल गया है। मेरी तरफ से ये रिश्ता फाइनल है। जी हमें भी रिश्ता मंजूर है। रिश्ता पक्का होने के बाद कुछ दिनों में शादी का मुहूर्त भी निकल जाता है और 2 महीने बाद राधा की शादी विक्रम से होने वाली होती है। अरे तू क्या कह रही है? ठीक से कढ़ाई करना। कहाँ ध्यान है तेरा? सुबह से देख रही हूँ उदास बैठी हुई है। उदास ना हो तो क्या करूँ? 2 महीने बाद तू भी शादी करके चली जाएगी। मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? तू चिंता मत कर, मेरा एक देवर है। शादी होने के बाद मैं अपनी सास से अपने देवर के लिए तेरे रिश्ते की बात करूंगी और कैसे भी करके तेरा रिश्ता उसी के साथ फिक्स करवा दूंगी। बातें करते हुए दोनों सहेलियां हंसने लगती हैं और देखते ही देखते समय बीत जाता है और राधा की शादी का दिन भी आ जाता है। मैं अंकल आंटी से बहुत गुस्सा हूँ। उन्हें भी अभी ही गांव जाना था। क्या करें, बस गांव में कुछ जरूरी काम पड़ गया। अब वो तो मुझे भी गांव ले जाने वाले थे, पर मैं तेरी शादी के लिए कैसे जा सकती थी? इससे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कुछ ही देर में अब विक्रम के साथ राधा की शादी संपन्न हो जाती है और विदाई के समय
जिया राधा के गले लगकर रोने लगती है। अरे पगली, मुझे भी रुलाएगी क्या? मैं आऊंगी ना तुझसे मिलने, और तेरा जब भी मन हो मुझे कॉल कर लियो। समय बीतता है और राधा की शादी को भी अब 3 महीने बीत जाते हैं। जिया, अगले हफ्ते लड़के वाले तुम्हें देखने आने वाले हैं। अच्छे से सब तैयारी कर लेना और अपनी माँ से कुछ खाना बनाना सीख लेना। उन दोनों को तुम्हें ही अपने हाथ से चाय नाश्ता बनाकर खिलाना है, समझी? लेकिन पापा, मैं तो उस लड़के को जानती भी नहीं। आपने मुझसे बिना पूछे लड़के वालों को क्यों बुला लिया? देख बेटा, तेरा ये रिश्ता तो मैं सालों पहले ही पक्का कर चुका हूं। मैंने अपने दोस्त किशन के बेटे के साथ तेरे बचपन में ही तेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। उनका अच्छा खासा परिवार है। तुझे उस परिवार में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पापा, मुझे उसी घर में शादी करनी है जिस घर में राधा की शादी हुई है। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मैं और राधा एक ही घर में शादी करें। ये तू कैसी बच्चों वाली बातें कर रही है बेटा? हाँ, ऐसी बातें तो सभी सहेलियां करती हैं, पर असल में थोड़ी ना ये सब संभव है। उसके माँ बाप ने जहां उसका रिश्ता तय किया, उसने वहां शादी कर ली। अब तू भी मेरी बात मानकर मेरे दोस्त किशन के बेटे से शादी कर ले। लेकिन पापा। देख बेटा, अब कोई लेकिन वेकिन नहीं। हाँ, मैं अपने दोस्त से वादा कर चुका हूं, इसलिए अगले हफ्ते तुम अच्छे से तैयार होकर उन सबसे मिलना। हाँ, अब शादी तो मैं तेरी उसी घर में करूंगा, समझी? माँ, आप ही पिताजी को समझाइए ना, ये तो सरासर जबरदस्ती है। बेटा, इसमें भला जबरदस्ती कैसी? हम तेरे माता पिता हैं, तेरा बुरा थोड़ी ना चाहेंगे। किशन भाई साहब का लड़का बहुत अच्छा है और उनका खानदान भी बहुत बड़ा है। उस घर में शादी करके तू हमेशा खुश रहेगी। वैसे तो आप लोग मेरे लिए हर छोटी छोटी चीज में मेरी पसंद पूछते हैं, और आज जब मेरी शादी की बात है उसमें मेरा फैसला जानना ही नहीं चाहते। बेटा, हमने हमेशा छोटी से छोटी चीज में भी तेरी पसंद की बात की, और बस तू हमारी एक बात नहीं मान सकती। अब हमें इस बात पे कोई बहस नहीं करनी। आ, मेरे साथ रसोई में चल, कुछ खाना बनाना सीख ले। अपनी माँ और पिताजी की बात सुनकर जिया बहुत परेशान हो जाती है और राधा को कॉल करती है। हेलो राधा, तू कैसी है? मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। मैं तो ठीक हूँ जिया, याद तो मुझे भी तेरी आ रही है, लेकिन क्या करूँ, मेरा सारा वक्त ऑफिस में ही निकल जाता है। खुद के लिए भी जरा सी फुर्सत नहीं मिलती। आजकल काम ही बहुत ज्यादा है। तू बता, तू कैसी है? यार क्या बताऊं, मुझे तो लगा था हम दोनों की शादी एक ही घर में हो जाएगी, लेकिन पापा ने पहले ही अपने किसी दोस्त के बेटे से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। क्या? अंकल ने पहले ही तेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया? मैंने तो कल ही अपनी सासू माँ से तेरे बारे में बात की थी। उन्हें तो मेरे देवर के लिए पसंद भी आ गई थी। मैं तुझे खुद ही कॉल करके ये सब बताने वाली थी। अब कुछ हो भी नहीं सकता राधा। पापा ने जहाँ रिश्ता फिक्स किया है, मुझे अब उसी घर में शादी करनी होगी। तो उदास मत हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हमारे नसीब में होता है हमें वही मिलता है। चल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, अभी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। ओके बाय। क्या करूँ, अब तो मुझे माँ पिताजी की पसंद से ही शादी करनी होगी। अब मैं और राधा कभी भी पहले की तरह मिलजुल नहीं पाएंगे। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जिया अपनी माँ से खाने को कुछ व्यंजन भी अच्छी तरह से बनाना सीख लेती है। और अगले हफ्ते लड़के वाले उसे देखने आते हैं और जिया उनके लिए ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर जाती है और टेबल पर ट्रे को रख देती है। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है बेटा। क्या ये समोसे भी तुम्ही ने बनाए हैं? आंटी, आप तो राधा की सासू माँ है ना? हाँ बेटा, अभी तक तो मैं सिर्फ राधा की सासू माँ हूँ, लेकिन कुछ दिनों में तुम्हारी भी बन जाऊंगी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। पापा, आपने तो कहा था कि किशन अंकल के बेटे के साथ आप मेरी शादी करने वाले हैं, लेकिन ये तो प्लीज मुझे समझाइए, ये सब क्या हो रहा है? जिया हैरानी से अपने पिताजी से ऐसा पूछती है। तभी अचानक पीछे से उसे राधा की आवाज सुनाई देती है।
क्या हुआ? तूने ही तो कहा था तुझे मेरे देवर से शादी करनी है, इसीलिए हम तेरे घर रिश्ता ले आए। लेकिन पापा ने तो कहा था कि हम राधा के ससुराल में तेरी शादी नहीं कर सकते, तो फिर ये सब कैसे हुआ? अरे मेरी भोली जिया, तू तो सच में बहुत भोली है, अब भी कुछ नहीं समझी? बेटा, राधा ने मुझे फोन करके पहले ही सब कुछ बता दिया था, और मैं जानता था कि तुम दोनों सहेलियां ज्यादा दिन तक एक दूसरे से दूर नहीं रह सकती। बचपन से तुम दोनों में सगी बहनों से बढ़कर प्यार देखा है हमने। तो भला अब कैसे तुम दोनों की शादी अलग अलग घर में कर सकते थे? हमने तो बस तेरे साथ एक छोटा सा मजाक किया था पगली। तेरे रिश्ते की बात तो हम पहले ही राधा के ससुराल वालों से कर चुके थे। हाँ। आप सच कह रहे हैं पापा? क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? जी नहीं, ये बिल्कुल सच है। हम तो बस तुझे छोटा सा सरप्राइज देना चाहते थे। ये सब देखकर जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जाकर राधा के गले से लग जाती है। हमें अपने छोटे बेटे के लिए जिया से अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती थी। जिस देवरानी और जेठानी के बीच इतना प्यार हो, वह परिवार हमेशा एकजुट होकर रहेगा। भाई साहब, मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द मुहूर्त देख के जिया और पीयूष की शादी कर दें। जी बिल्कुल बहन जी, हम भी यही चाहते हैं। शादी का मुहूर्त पक्का होते ही अब कुछ ही दिनों में पीयूष से जिया की शादी हो जाती है और जिया राधा की देवरानी बन जाती है। कितना अच्छा हुआ ना राधा, हम जैसा चाहते थे भगवान ने हमारे लिए बिल्कुल वैसा ही किया। सच कहा जिया, और सच बताऊं तो मुझे तुझसे अच्छी देवरानी मिल ही नहीं सकती थी, क्योंकि एक सगी बहन से बढ़कर तू मुझे प्यार करती है। ऐसे रिश्ते भला आजकल कहाँ देखने को मिलते हैं? अगर मैं तुझसे प्यार करती हूँ तो तू भी तो मुझसे उतना ही प्यार करती है ना। जब रिश्ता दोनों तरफ से बराबरी से निभाया जाए तो उससे बेहतर रिश्ता कोई नहीं हो सकता। जिया और राधा हमेशा मिलजुल कर रहती हैं और हर सुख दुख में एक दूसरे का पूरा साथ देती हैं और अपने प्यार से अपने ससुराल को हमेशा स्वर्ग सा सुंदर बनाकर रखती हैं। सौम्या एक बहुत ही अमीर लड़की थी। उसके मम्मी पापा दोनों ही अच्छी कंपनी में जॉब करते थे। उन्हीं के घर में उनकी नौकर शांति और उसकी बेटी अनु रहा करते थे। सौम्या और अनु की उम्र लगभग एक जैसी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि सौम्या एक बहुत ही अमीर लड़की थी और अनु एक बहुत ही गरीब लड़की। स्कूल से आने के बाद सौम्या घर में अकेले होती थी और शांति अपनी बेटी के साथ साथ उसका भी बहुत ख्याल रखती थी। इसलिए सौम्या और अनु बचपन से ही सहेली बन गई। सौम्या के पुराने और छोटे हुए कपड़े अनु को मिलते। जो चीज़ सौम्या को पसंद नहीं आती वो भी अनु को मिलती। अनु उन्हीं सब में खुश हो जाती, क्योंकि वो जानती थी कि जो चीज़ उसे सौम्या से मिल रही है उसकी माँ कभी नहीं खरीद सकती। देख अनु, कितनी सुंदर फ्रॉक आज मालकिन ने तेरे लिए दी है। सच में माँ, ये तो बहुत सुंदर है। मैंने देखा था सौम्या ने ये फ्रॉक सिर्फ एक बार ही पहना है और मुझे उस दिन से ये फ्रॉक बहुत पसंद था। फिर अनु उस फ्रॉक को पहनकर बहुत इतराई। सौम्या पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन अनु सौम्या से भी ज़्यादा अच्छी थी। वो मैथमेटिक्स के सम चुटकी बजाते हल कर देती थी। जब भी सौम्या को हेल्प की ज़रूरत होती तो वो अनु से लेती थी। 10वीं की परीक्षा सर पर थी। दोनों सहेलियां अपने पेपर की तैयारी करने लगी। शांति अब बहुत कम काम अपनी बेटी अनु को बताती थी। एक दिन सौम्या के 4 क्लासमेट उसके घर पढ़ने के लिए आते हैं। शांति काम में बिजी थी, इसलिए वो अनु को कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरह देकर भेजती है। कितनी देर हो गई है, ये सवाल हल होकर ही नहीं दे रहा। सारे ही तो फॉर्मूले लगा लिए। अनु, यहाँ बैठो, ये कोल्ड ड्रिंक छोड़ो और जल्दी से ये बताओ कि ये सब कैसे होगा। अनु उसके दोस्तों के सामने थोड़ा सा घबरा जाती है। तभी घबराने की जरूरत नहीं है, यही सोचो कि हम लोग क्लास में बैठे हैं और कोई सम हल कर रहे हैं। फिर अनु एक कॉपी लेती है और 6-7 मिनट के अंदर ही वो उस सवाल को करके दे देती है। सौम्या और उसके दोस्त उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। ब्रिलियंट, जरा मुझे एक बारी और समझाओ कि तुमने इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया है। अनु एक बार फिर सबको वो सम समझाती है। सब बच्चे मैथमेटिक्स का पेपर बहुत अच्छे से देकर आते हैं। अब अखिल बहाने बहाने से सौम्या के घर आता और अनु से सवाल भी समझता।
और वो अनु को मन ही मन पसंद भी करने लगा था। 3 साल की पढ़ाई के लिए सौम्या बाहर चली जाती है और अनु भी अपना कॉलेज ज्वाइन कर लेती है। जहां सौम्या के बाहर देश में काफी दोस्त बन जाते हैं, वहीं अनु की यहाँ कई सहेलियां बन जाती हैं। जब भी सौम्या अपनी माँ को फोन करती तो कभी कभी वो अनु से भी बात करती। पढ़ाई खत्म होने के बाद अनु एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगती है और फिर 6 महीने बाद सौम्या भारत वापस आती है। शांति आंटी, ये साड़ियां मैं आपके लिए लाई हूँ और ये कुछ गिफ्ट अनु के लिए है। और उस महारानी को पता था ना कि मैं आज आने वाली हूँ, फिर भी वो घर पर क्यों नहीं है? बस बेटा, आधे पौन घंटे में आती ही होगी। और तुम बताओ, कैसा रहा सब कुछ? सफर तो अच्छा रहा ना? हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन आप लोगों की बहुत याद आई। फिर सौम्या अपने मम्मी पापा को वहां की बातें बताने लगती है और शांति घर का काम करने लगती है। स्कूल से जब अनु घर आती है तो इतने दिनों बाद मिलकर दोनों सहेलियां गले लग जाती हैं। कितने दिनों बाद देखा है तुझे, कितनी सुंदर लग रही है। झूठी कहीं की, सुंदर तो तू लग रही है। सच में अनु, तू कितनी सुंदर हो गई है। सौम्या सच कह रही थी, अनु वाकई में बहुत खूबसूरत है। अगले दिन शाम को सौम्या के मम्मी पापा घर में उसके आने की खुशी में पार्टी देते हैं, जिसमें अनु भी पार्टिसिपेट करती है। इतने दिनों बाद अखिल जब अनु को देखता है तो देखता ही रह जाता है। फिर वो अनु के पास जाकर उससे पूछता है, हेलो, मैं कितनी देर से तुम्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। तुम अनु ही हो ना? हाँ, मैं अनु ही हूँ। अब सॉरी, मैंने भी आपको नहीं पहचाना। अरे, मैं अखिल। याद है, तुमने 10th क्लास में हमें मैथमेटिक्स पढ़ाई थी। अनु को याद आता है और फिर वो पूछती है कि वो क्या कर रहा था, और वो भी पूछता है कि अनु आजकल क्या कर रही है। दोनों एक नॉर्मल बात करके अपनी पार्टी में मशरूफ हो जाते हैं। सौम्या एक ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और उधर शांति अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने लगती है। मम्मी, इतनी भी जल्दी क्या है शादी करने की? मैं चली जाऊंगी तो फिर तेरा ख्याल कौन रखेगा? मेरी बच्ची, ये तो समाज की रिवायत है जो हर किसी को निभानी पड़ती है। चल, तू कल की छुट्टी कर ले, तेरे को देखने के लिए लड़का आ रहा है। अच्छा है, किसी ऑफिस में काम करता है। ठीक है माँ, जो तुझे ठीक लगे। अब मुझे तू सामान बता दे कल के लिए, मैं बाजार से जाकर ले आती हूँ। शांति देवी उसे कुछ सामान की लिस्ट बनवाती है और फिर अनु सामान लेने बाजार चली जाती है। जब वो सामान ले रही थी तो अखिल भी उस दुकान पर सामान लेने आता है और अनु को देखकर, कुछ नहीं, घरेलू सामान है, कल मुझे देखने वाले आ रहे हैं। अखिल को बहुत दुख होता है और वो बगैर सामान लिए वहां से चला जाता है और अपने दिल की बात सौम्या को फोन कर बता देता है। पागल हो गया है क्या? तेरे मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगे। कहाँ तू करोड़पति की औलाद और कहाँ वो नौकरानी की बेटी। माना कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन ना तो उसकी मम्मी इस रिश्ते के लिए राजी होंगी, ना तेरे मम्मी पापा। इसीलिए इस रिश्ते को दिमाग से निकाल दे। अखिल भी जानता था कि कभी भी उसके घर वाले अनु का रिश्ता लेने नहीं जाएंगे। वो अपने मन की बात मन में ही रख लेता है और उधर अनु को देखने वाले आते हैं और पसंद करके चले जाते हैं। 2 महीने बाद शादी की तारीख तय होती है। शांति, अनु के लिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, अपनी ही बेटी है, मिलजुल कर सब कुछ कर लेंगे। और हाँ, अनु को 2 साड़ियाँ और 1 सेट मैं अपनी तरफ से दूंगी और मना करने की कोई गुंजाइश नहीं है। शांति उन लोगों के यहाँ तब से काम कर रही थी जब अनु भी पैदा नहीं हुई थी, इसलिए वो सब लोग शांति और अनु को घर का मेंबर ही समझते थे। सौम्या भी अनु के साथ शॉपिंग करने जाती है। शादी की तैयारियां जोर शोर से हो रही थी और उधर अखिल बहुत उदास रहता था। क्या हुआ? आजकल तुम घर पर भी ऐसे उदास बैठे रहते हो और ऑफिस में भी? कोई प्रॉब्लम है? पिताजी, वो बहुत अच्छी लड़की है, सर्वगुण संपन्न है। बस एक ही कमी है कि वो सौम्या की नौकरानी की बेटी है। ये सुनकर अखिल के पापा बहुत गुस्सा होते हैं और अपनी पत्नी को बुलाकर अखिल की बात बताते हैं। सोच भी कैसे लिया? मैं तुम्हारा रिश्ता इतने छोटे घर में नहीं कर सकती। वैसे भी मैंने तुम्हारी बात शर्मा जी की लड़की के लिए की हुई है। अखिल गुस्से में वहां से चला जाता है और देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। सौम्या और उसके सारे दोस्त शांति देवी की बहुत मदद करते हैं और उधर सौम्या अनु के साथ ब्यूटी पार्लर से जब तैयार होकर आती है तो वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। सबकी नज़र अनु से हट ही नहीं रही थी। अखिल को बहुत दुख हो रहा था,
इसलिए वो एक कोने में जाकर बैठ जाता है। पर तभी वो देखता है कि वरमाला से पहले ही वहां पर कुछ गहमा गहमी हो जाती है। वो पता करता है तो पता चलता है कि लड़का कह रहा है कि पहले मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए, तभी अनु से शादी करूंगा। शांति और सौम्या के माता पिता सब लड़के वालों को समझा रहे थे, लेकिन लड़का अपनी जिद पर अड़ जाता है और बारात लेकर वापस चला जाता है। सजी धजी अनु स्टेज पर बैठी रह जाती है। सौम्या अनु को संभालने की कोशिश कर रही थी और सौम्या के माता पिता शांति को। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि शादी में आए सभी लोग बातें बनाने लगे। तभी अखिल स्टेज पर जाता है और अनु को खड़ा करता है और वरमाला उसके गले में डाल देता है और उसका हाथ पकड़कर उससे वरमाला अपने गले में डलवा लेता है और फिर सबको बताता है कि आज ही अनु की शादी होगी और वो खुशी खुशी अपने ससुराल भी जाएगी। सब कुछ अचानक हुआ देखकर सौम्या, उसके माता पिता, निखिल के सारे दोस्त और खुद शांति भी हैरान हो जाती है। तभी सौम्या के माता पिता आकर अखिल को शाबाशी देते हैं और फिर उसी मंडप पर अनु की शादी हो जाती है। पर अनु की राह इतनी भी आसान नहीं थी। अखिल जब घर जाता है तो उसके माँ बाप उन दोनों को घर के अंदर नहीं आने देते। ये छोटे घर की लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। तुमने अगर एक डिसीजन लिया है तो उसे अपने आप निभाओ और हमसे किसी भी प्रकार की उम्मीद मत रखो। अखिल एक बहुत ही काबिल स्वाभिमानी लड़का था। वो अनु को लेकर तभी के तभी अपने अकाउंट से पैसे निकालकर एक घर किराए पर लेता है और अनु को लेकर वहां चला जाता है। अगले दिन सौम्या के माता पिता और शांति निखिल के घर जाते हैं। बहन जी, आप खामखा परेशान हो रहे हो। आज के ज़माने में भी आप ये छोटा बड़ा देख रही हो। मैं अनु को बचपन से जानती हूँ। वो बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की है, पढ़ी लिखी है, स्कूल में टीचर है। अगर तुम उसे आजमाना चाहती हो तो किसी भी तरह आजमा लेना, वो तुम्हारी हर उम्मीद पर खरी उतरेगी। शांति देवी हाथ जोड़कर उन लोगों से विनती करती है कि इस रिश्ते को कबूल कर लें। तभी अखिल के पिताजी बोलते हैं कि नहीं, पहले मैं अनु को आजमाऊंगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। अगले दिन अखिल के पिता अनु के नंबर पर कॉल करते हैं। अखिल मेरा फोन नहीं उठा रहा है। उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। अगर वो घर पर है तो उसे यहाँ भेज दो। ये सुनकर अनु घबरा जाती है। वो अखिल को फोन करती है पर अखिल फोन नहीं उठाता, क्योंकि उसके पिता को पता था कि इस वक्त वो मीटिंग में होगा। इसीलिए वो अनु को आजमाने के लिए कॉल करते हैं। अनु को कुछ समझ नहीं आता। वो अपना पर्स लेकर सीधा अखिल के घर पहुंच जाती है। अखिल की माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके पिताजी इधर उधर चक्कर काट रहे थे। वो तुरंत जाकर उनके सिर पर हाथ रखकर देखती है तो माथा बिल्कुल ठंडा था। क्या हुआ इन्हें? फिर अखिल के पापा झूठ बोलते हैं कि इनको दिल में प्रॉब्लम है। शाम तक अखिल भी अपनी माँ की बीमारी की खबर सुनकर आ जाता है और अनु सुबह से लेकर रात तक अपनी सास की तीमारदारी में लगी रहती है। सबके लिए खाना बनाना, अपनी सास को जो कि विटामिन की दवाई थी देती है। रात को अखिल उसके पिताजी सो जाते हैं, लेकिन अनु पूरी रात जागकर अपनी सास का ख्याल रखती है। और फिर अगले दिन अखिल के पिता और उसकी माँ समझ जाते हैं कि अनु से अच्छी लड़की उन्हें नहीं मिल सकती थी और वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब सौम्या को ये बात पता चलती है तो वो भी उन लोगों से मिलने के लिए आती है और फिर उसके बाद सब सही हो जाता है।